हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशांत चौधरी। मैं आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी को बताता हूं। तो उसी सीरीज में आज मैं क्या करूंगा, आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरी वीडियो आने में कुछ देरी हो गई। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं 11th क्लास के बेसिक्स बनाऊं आपके लिए या फिर 12th क्लास के चैप्टर्स को कंटिन्यू करूं। तो मैं ये सोच रहा था कि 12th क्लास के चैप्टरों को तो कंप्लीट कराता ही हूं, लेकिन जो 11th क्लास में बेसिक्स चैप्टर हैं, जैसे मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूंगा तो केमिस्ट्री में 12th क्लास में पहले 4 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। जैसे सॉलिड स्टेट को छोड़ दूं तो दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन चैप्टर अगर आपको समझना है तो वो मेनली फोकस्ड है मोल कॉन्सेप्ट पर। अब मैं आपको बता दूं कि मोल कॉन्सेप्ट ऐसा टॉपिक है जो 100 भैयाओं में से अगर मैं 90 भैयाओं को पूछ लूंगा तो उन्हें नहीं आता होगा। केवल और केवल 10 भैया ऐसे होंगे जिन्हें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हें मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता, उन्हें मोल कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट मतलब एक तरीके से बोल दूं, जो थियोरेटिकली लिखने वाली चीजें वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, वो सब कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, क्या फील है मूल कॉन्सेप्ट का, उनके बारे में उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होगा। दूसरी मैं बात कर दूं तो मैं क्या करूंगा, आपको सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, फिर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कनेक्ट मूल कॉन्सेप्ट से है, तो मैं क्या करूंगा, जो सॉल्यूशन में मूल कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट जहां पर जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, तो जो सॉल्यूशन में जो कनेक्ट होंगे जैसे नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंटेज है, वेट बाय वेट परसेंटेज है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, पीपीएम है, पीपीवी भी है। तो इन कंसंट्रेटेड टर्म्स को बताऊंगा। ये एक तरीके से कंसंट्रेटेड टर्म है जो सॉल्यूशन को क्या बना देंगे, आसान। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी तो उससे एक लेक्चर क्या बना दूंगा, बेसिक्स 11। तो इससे क्या होगा, हमारे जो बोर्ड वाले भैया हैं उन्हें आसानी होगी, उन्हें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा पीछे का और आगे। ऐसे ही मैं अब आपको बात करूंगा फिजिक्स के बारे में। अभी केमिस्ट्री में तीसरे चैप्टर की बात करूं तो मैं केमिकल काइनेटिक्स है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। चौथे चैप्टर की बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, मेनली डिपेंडेंट है, सारे मेनली डिपेंडेंट है सेल्स, वर्किंग क्या है, फेरेडे लॉ क्या है। तो इसमें क्या होता है, ये फिजिकल का है। यहां पर क्या होता है, मेनली फोकस्ड होता है लर्न करने का। जैसे यहां पर नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी इक्वेशंस, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। पांचवा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। तो इन 5 चैप्टरों को मैं पहले आपको कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद मैं फिजिक्स की बात करूंगा। तो फिजिक्स में मैं क्या करूंगा, 11th क्लास का स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 11th क्लास का अगर मैं चैप्टर नहीं बताऊंगा तो 12th की कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते पिछले तो आगे सॉल्व नहीं होते। जैसे मैं क्या करूं, एक एग्जांपल ले लूं, जैसे वेक्टर। अब आप सभी को पता है वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना वेक्टर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है, चाहे तो वो 11th हो चाहे 12th हो। तो वेक्टर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, किसी भी चैप्टर में डिफरेंशिएशन हो सकता है। हम तमाम डिफरेंशिएशन, वो डेरिवेशंस पढ़ेंगे तो डेरिवेशंस में क्या है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज होंगे। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेनली है। उससे पहले अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो मैथ वाले भैया तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी वाले भैया हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा लैग करते हैं, वो अपने आप को थोड़ा पीछे खींचने लग जाते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स से अपना ध्यान चुराने लगते हैं। तो उनके कॉन्सेप्टों को क्लियर करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर। उससे पहले मैं क्या करूंगा, ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो बहुत सारे जो भी फिजिक्स के जरिए से इंपॉर्टेंट है उनको बताऊंगा। और फर्स्ट चैप्टर जो
एक तरीके से मैं बोल दूं फिजिक्स का फील है, मतलब फिजिक्स को एक तरीके से आसान बना दूंगा, मतलब अपने तरीके से बोल दूं कि रियल लाइफ एग्जांपल जो बोलता हूं मैं, तो पहले चैप्टर को मैं इतना आसान बना दूंगा कि पूरे चैप्टरों को आप पहले चैप्टर से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। अब मेरा प्लान ये है कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मुझे ये बताने ही पड़ेंगे। अब मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया हर चैप्टर में हमारे क्या है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में, और हर डेरिवेशन में क्या है, वेक्टर यूज होने वाला है, डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है, इंटीग्रेशन यूज होने वाला है। तब तक ये नहीं आते हम कमांड पर जा नहीं सकते। अब रटने वाली बात अलग है, अगर कोई भैया रटना चाहता है तो मेरे जो लेक्चर्स वीडियो हैं उन्हें तुरंत रिमूव कर दे, क्योंकि मेरा केवल और केवल यूट्यूब पर आने का पर्पस है केवल और केवल रट्टाफिकेशन को हटाना, और मेरा कोई वही नहीं है। क्लियर? अब यहां से अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो यहां से फिजिक्स पर मैं क्या करूंगा, 11 से चलूंगा, मतलब बेसिक्स बनाऊंगा। क्या क्या बेसिक्स बनाने? सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ग्राफ वगैरह के बारे में, उसके बाद कहां जाऊंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर, उसके बाद बताऊंगा मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट। मतलब ये है बेसिक्स का बी से लेके जेड तक कहीं नहीं छोड़ूंगा, और अच्छे से अच्छे आप पूरी 11 12 पढ़ जाओगे। इस बेसिक से अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 11th में आपको बेसिक्स बनाऊंगा, और 12th का क्या करने वाला हूं मैं, 12th में क्या करूंगा, 11th को साथ साथ निपटाएंगे। जैसे मैंने क्या बताया आपको, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन चैप्टर में क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट की अवेलेबिलिटी होती है। तो मोल कॉन्सेप्ट की अवेलेबिलिटी मैं कैसे बताऊंगा, पहले मोल कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद उस पर जो टर्म आने वाले सॉल्यूशन चलेगा, उसके बाद कंसंट्रेटेड टर्म पर बनाऊंगा, फिर कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन में पढ़ने वाले हैं। तो 12th में क्या होगा, क्यों, केमिस्ट्री तो हम चल जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, हम कहीं ना कहीं रटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। एकदम आप ऐसे फील करने लगोगे जैसे आप पेपर में नहीं घर में बैठे हो, मतलब एक तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल को क्या करोगे, एनालाइज व्यू आप अपने माइंड में सोचोगे, और एक तरीके से पेपर बिल्कुल हलवा हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से एक कंडीशन यहां से समझ में आ रही होगी आपको कि मैं फिजिक्स में क्लास 11 से स्टार्ट करूंगा, और 12th में क्या करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं कि अब हमें पता है 3 ब्रांच होती हैं। आज मैं, अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर तो बताने वाले थे, नहीं, आज मैं केवल और केवल आपसे बात करने आया हूं, और केवल और केवल बात करूंगा। तो मैंने पहला मुद्दा उठाया कि आपको 12th की फिजिक्स क्यों नहीं करवानी। 12th की फिजिक्स में करवाऊंगा, पहले 10 या 15 दिन मुझे लगेंगे बेसिक्स बनाने में, उसके बाद आप खुद देखना जो मैं डेरिवेशन बताऊंगा वो आपको हलवा लगने वाले, अगर आपको बेसिक्स आती है। दूसरी कंडीशन, 12th में मैं बेसिक्स साथ की साथ बताऊंगा, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, 3 ब्रांच होती है हमारी। क्या क्या होती है, पहली होती है फिजिकल, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक, तीसरी होती है ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, ज्यादा से ज्यादा मोल कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है। और हाँ, एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, अगर आप चाहो तो आप क्या है, मैं जैसे वीडियो बनाता हूं तो उसके लिंक उसके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग का 11th क्लास से लेके मैं उस चैप्टर का फील दे सकता हूं। पहले केमिकल बॉन्डिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो क्या करता है, तीनों को लिंक करता है। किस किस को, फिजिकल केमिस्ट्री को भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है तो सब कर लोगे। अब केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो मैं केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बताने वाला हूं कि क्या क्या होगा। चलो छोड़िए, आज मैं आपको पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी बात कर लूंगा। तो आज मैं आपको पूरे फील के साथ बताना चाहता हूं कि किसमें क्या क्या होगा। आज स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ते हैं। वैसा मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल वाले बहुत सारे आपको YouTube चैनल मिल जाएंगे जो काफी ग्रोथ भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा काम क्या है, एक तरीके से मेरा काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, रट्टाफिकेशन को हटाना,
और कॉन्सेप्ट को समझाना। मतलब कोई भी भैया ऐसा ना हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेक्टिफायर वाला, जब बताया था वीडियो, क्या बताया था, अगर मैं 45 बच्चों की क्लास है, किसी क्लास में 45 भैया हैं, 40 या 42 से अगर क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि ये होता क्या है, तो वो क्या है, कॉपी पे तो सब लिख देंगे लेकिन उन्हें उसका मतलब नहीं पता होता। यही हमारे एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, कि अगर मैं क्या करूं, जैसे सपोज करो मैं कोई भी एक टेस्ट की बात कर लेता हूं, कोई भी, जैसे आईआईटी हो गया, मेडिकल, नीट, एम्स, ये सब हो गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डिमांड है कि जो बच्चा आईआईटी कर रहा है वही बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जो बच्चा एम्स में है, जो बच्चा नीट में, वही ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जो 16 या 17 लाख बच्चे बैठते हैं उनमें से जो 2-4 लाख जितने भी हैं, कम से कम 4 लाख बच्चे मैं आपको बता दूं मेनली फोकस्ड होता है, वो दिन रात एक कर देते हैं। उनमें से 1 लाख बच्चे वो होते हैं जो और ज्यादा स्मार्ट होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं 10,000 बच्चे क्या होते हैं, उनमें से वो निकलते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 4 लाख में से 10,000 हट जाओ, 3,90,000 बच्चों ने ऐस मौज किया था। तो इसका मतलब सीधा सा इनडायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि मैं वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो यहां से आपको एक फील समझ में आ रहा होगा क्या, कि कभी भी रिग्रेट नहीं करना, और कभी वो नहीं है कि अगर ये एम्स में है तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। कोई बात नहीं है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो कहीं नहीं रुकने वाला। और एग्जाम तो एक 3 या 4 घंटे की एक प्रोसेस है, जिसे सबको वो होता है। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ट्राई करो, अगर नहीं हुआ कोई नहीं। आप ये है कि लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं कर सकते। अब मैं यही बताऊंगा कि वो जो 42 भैया में से जो 3 भैया मिले थे, डेफिनेटली उनके कम नंबर आते हैं उनसे, लेकिन उनकी अगर मैं बात करूंगा तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता होगी वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी। अब सपोज करो मैं क्या करूं, एक एम्स वाले भैया को खड़ा कर देता हूं और एक ऐसे भैया को खड़ा कर देता हूं जिसे 12th के, मतलब 12th पूरी अच्छे से, 11 12th के बेसिक समझ के और सब अच्छे से आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भैया एम्स में नहीं, अब एम्स में गया तो उसने मेहनत नहीं करी होगी, लेकिन मैं एक थोड़ा सा वो लेता हूं लॉजिकली। तो हम यहाँ बात करूंगा, मैं दोनों से बात करूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या है, मैं अपने उसके अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा आपको, और आपने भी वो देखा होगा एक तरीके से। मुझे जो 12th क्लास वाला भैया होगा उसके जो कॉन्सेप्ट हैं कहीं ना कहीं उस मेडिकल कॉलेज वाले भैया से ज्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। अब आप कहोगे ये क्या पागल बना रहा है, नहीं तो आप अपना ट्राई कर सकते हो, आप किसी 12th वाले भैया को उठाना और आप किसी उसको उठाना। अब मैं किसी को ब्लेम या कुछ टारगेट नहीं कर रहा कि मतलब ये, मैं थोड़ा सा ये सोच में चेंज लाना चाह रहा हूं, जो पेरेंट्स ये समझ लेते हैं कि 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ तो हमारा तो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है। तो मैं केवल और केवल, आप जो भी देख रहा है या कोई भी जो भी मेरी वीडियो को तो वो एक कॉन्सेप्ट के जरिए ही बता रहा हूं। मैं एक कॉन्सेप्ट की तरह ले से, लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश ना करें, अपने अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो और अच्छी बात है, इसका मतलब है दूसरी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। अब मैं आ जाता हूं, अब चैप्टरों पर मैं अब एक एक बार ओवरव्यू देता हूं। तो सबसे पहले आपको मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको फिजिक्स से। तो फिजिक्स में क्या है कि 11th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास में फिजिक्स में जो चैप्टर है, सबसे पहले जो मेरा होने वाला है, या फिर सब समझते हैं, सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स टूल पढ़ाए जाते हैं सारी कोचिंग वगैरह सब में। स्कूलों में हालांकि काइनेमेटिक्स या लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं, वेक्टर बता देते हैं अगर बता देते हैं तो, लेकिन कोचिंग्स वगैरह के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा तो सबसे पहले क्या उठाते हैं, सबसे पहले उठाते हैं बेसिक्स मैथमेटिक्स टूल। उसके बाद वो चलते हैं किस पर, उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर, ग्राफ्स पर, मैक्सिमा मिनिमा पर, और जितनी और सारी चीजें, एलिवेशन, क्वाड्रेटिक, टर्सरी, ये सारी इक्वेशंस पर। उसके बाद चलते हैं वो वेक्टर पर। वेक्टर के होते ही कहां जाते हैं, लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स पर। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की स्टडी पढ़ते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो 2D और 3D में जाते हैं।
काइनेमेटिक्स के 2D और 3D में, स्ट्रेट लाइन 2D 3D। उसके बाद क्या करते हैं, लॉ ऑफ मोशंस। लॉ ऑफ मोशन के बाद क्या करते हैं, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी के बाद क्या करते हैं, सर्कुलर मोशंस को बता देते हैं एक साथ। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं या स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं वो सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स 1D 2D 3D, वर्क एनर्जी थ्योरम या रोटेशन के साथ पढ़ना चाहेंगे या फिर अलग पढ़ना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट, अपने लेक्चर्स में क्या करूंगा, सर्कुलर मोशन अलग से बताऊंगा, बिल्कुल एक अलग चैप्टर। क्यों? क्योंकि बोरियत महसूस नहीं होने देना। मेरा मेनली पर्पस ये है, जिस दिन मेरे लेक्चरों में बोरियत महसूस होने लग गई उस दिन मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, और जिस दिन मेरे बच्चे रटने पर पहुंच गए उस दिन भी बनाना छोड़ दूंगा। तो अब यहां से मैंने बात करी वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद सर्कुलर वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, वो चैप्टरों में मैं फील दे दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रोटेशन पर आ जाएंगे। रोटेशन के बाद हम ग्रेविटेशनल पर आ जाएंगे। ग्रेविटेशनल के बाद हम कहाँ आ जाएंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर के बाद हम आ जाएंगे सॉलिड प्रॉपर्टीज पर, सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर फ्लूइड मैकेनिज्म पर आ जाएंगे, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज के बाद थर्मोडायनेमिक्स पर आ जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स के बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पर आ जाएंगे। फिर लास्ट बच जाएगा एसएचएम ऑसिलेशन वेव। तो ये 11th का है। एक तरीके से मैं क्या करूंगा, 11th में हलवा कर दूंगा बिल्कुल। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी किसी भी उसके लेक्चर्स देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे YouTube चैनल से आप जुड़ते हो तो मैं एक एक कंडीशन को रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू उतार दूंगा, बिल्कुल लाइफ में। दूसरी बात करूंगा मैं क्लास 12th में क्या क्या होता है। तो क्लास 12th के लिए मुझे बेसिक सीखना जरूरी है, जो मैंने बात करी थी मैथमेटिकल टूल्स में बताई थी। क्लियर? तो अब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इनके बारे में बात कर लेता हूं। तो पहले चैप्टर की बात करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तो मैं ग्रेविटेशनल में पढ़ के आऊंगा, एक तरीके से आपको फील करोगे खुद, या फिर जिन्होंने पढ़ा है, जो भैया ड्रॉपर्स हैं या कोई है, उन्हें पता होगा जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसके आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर पढ़ेंगे हम। पोटेंशियल कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और चार्ज रेस्ट पर। तीसरे चैप्टर की मैं बात कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेगा दूसरी यूनिट। यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां पर भी कहीं ना कहीं बेसिक्स स्टार्ट होंगे, और ज्यादातर जो डेरिवेशन है वो 20 से 25 नंबर के आते हैं बोर्ड में। वो मेनली डिपेंडेंस होते हैं 11th के बेसिक्स पर। अगर आपको बेसिक्स नहीं आती तो आपको रटने पड़ेंगे 12th में। और ज्यादातर टीचर क्या कर रहे हैं, हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं रट लो मार्क्स के लिए, बस थोड़े से मार्क्स रट लो। तो ये शब्द तो बहुत है, मार्क्स आने चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, अगर कोई सामने वाला खड़ा है और वो अगर आपको कुछ पूछ ले तो अब आप कहोगे कि ये कहाँ की वो है, मार्क्स दिखाते हमारा। तो जैसे मैं बोल दूं 10th 12th का रिजल्ट अच्छा आ गया तो वो तो हमारा चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, या फिर मैं एम्स में सिलेक्ट हो गया, IIT में सिलेक्ट हो गया, एयरफोर्स में लग गया, तो मेरी तो जिंदगी सेटल है। लेकिन मेरा एक नजरिया ये है कि जो भी आप कर रहे हो अच्छी बात है, एयरफोर्स, IIT, मेडिकल, जो भी है, लेकिन एक तरीका है, जो भी करो अच्छे से करो, कभी रिग्रेट ना करो। जैसे कुछ भैया होते MBBS की तैयारी कर रहे हैं, BSc का फॉर्म डाल दिया, BSc की भी नहीं आती, 3 साल हो जाते हैं, अब BEd वगैरह करके टीचर हो जाते हैं। ऐसी पढ़ाई का मतलब क्या है? अब जब खुद ही नहीं पढ़े तो टीचरों को क्या पढ़ा दें? अब मैं, आप क्यों कहोगे कि किसी को ब्लेम कर रहा हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का हाल यही है। आपको मिल जाएंगे डिग्री वाले टीचर। डिग्री वाले टीचर मतलब मैं बोलूंगा BSc एक दिन भी बैठे नहीं होंगे और टीचर बन के बढ़ा रहे हैं स्टूडेंटों को, रटा रहे हैं, रटो नंबर लाओ। हर स्कूल का यही है, किसी भी स्कूल में चले जाओ आप, उन्हें 90+ रिजल्ट चाहिए, चाहे बच्चा नहीं जानता कुछ भी, कॉपी पे लिखना आना चाहिए, धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, पता नहीं मतलब। अब यहां से एक कंडीशन मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो देखना है मेरा तो रटना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। क्लियरली बात है,
आपको अगर मेरा वीडियो देखना है तो माइंड में पहले एक पॉइंट को कैप्चर करना पड़ेगा। अगर कोई भैया रटता है फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी की बात करूं, अब यूं कहोगे तुम बायोलॉजी में भी रटने नहीं दोगे, हाँ मैं बायोलॉजी में भी नहीं रटने दूंगा। एक तरीके से कॉन्सेप्ट अगर बनते हैं तो बनाऊंगा, नहीं बनते तो कोई बात नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्या, एक तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ो आप चीजों को और आपके कॉन्सेप्ट अपने आप बनते नजर आएंगे। मेरे ऊपर विश्वास करो, एक तरीके से बेसिक्स अगर ना अच्छे से बना दूं और आपको रटने की जरूरत ही नहीं होगी। क्लियर। अब आगे अगर मैं बात करूंगा क्लास 12th की, तो तीसरे चैप्टर मैंने बता दिया, पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें 2 पढ़ते हैं। पहले चार्ज रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, तीसरे चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, चौथे नंबर पर आ जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूनिट। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा लिंक बता देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से होती है, मैग्नेट से इलेक्ट्रिक, तो मैग्नेटिकल तो आना ही आना था। चौथा मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी, पांचवा चैप्टर मैग्नेटिक नेचर, छठवां चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर उसके बाद एसी करंट, फिर रे ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर ड्वेल नेचर के बाद एटम एंड न्यूक्लियाई, देन सेमीकंडक्टर। ये इतना हलवा सी मतलब एक तरीके से फिजिक्स इतना हलवा है एक, और इसे इतना कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाया जाता है, रटो रटो। अभी मैंने आपको खड़े खड़े बता दिए इतने ये चैप्टर हैं। अब आप कहोगे कि ऐसे बता दिया आपने, अगर हम आपसे हर चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में पूछना चाहें तो बता दोगे? तो हाँ, मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं, अगर आप कोई भी टॉपिक कहीं से भी पूछना चाहते हो तो मैं आपको 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये बता सकता हूं कि कौन सी चैप्टर में ये कौन सी उस पर है। तो अब थोड़ा सा ये हो जाता है, क्यों? एक कंडीशन है, मैंने कोई रटाई नहीं करी और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा तीर मारूं। तो अब ये कंडीशन भी होती है, थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत नहीं होती। अब केमिस्ट्री की बात करूंगा तो केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा, केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल से। तो फिजिकल की पूरे मैं स्टार्ट से ही बता देता हूं क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी। तो हम तो क्या करेंगे, 12th क्लास के स्टार्ट करेंगे, लेकिन 11th क्लास के चैप्टर्स बता देता हूं। तो 11th क्लास में सबसे पहले मैं मोल कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। मोल कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट की क्या है, थ्योरेटिकली बच्चों को पता रहती है 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन ये पता नहीं रहती कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मोल कॉन्सेप्ट में कुछ लॉज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ है। फिर दूसरे नंबर पर मैं आपको कंसंट्रेटेड टर्म्स बताऊंगा जो मोल कॉन्सेप्ट में ही यूज होंगे। उसके बाद मैं क्या चलूंगा, मैं उसके बाद में क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करूंगा। क्लासिफिकेशन तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करूंगा। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। चौथे चैप्टर की बात करूंगा केमिकल बॉन्डिंग है। पांचवें चैप्टर की बात करूंगा स्टेट ऑफ मैटर है। छठवें चैप्टर की बात करूंगा थर्मोडायनेमिक्स है। सातवें चैप्टर की बात करूंगा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, आयनिक के बारे में भी बात करूंगा और केमिकल के बारे में भी बात करूंगा। केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आपको आता है तो आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा हलवा हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम क्या चलेंगे, उसके बाद हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाएंगी। अब फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत, वैसे तो 2 ही चैप्टर है लेकिन बनाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर नाम का है, हाइड्रोकार्बन्स है, और उसके बाद लेकिन ऑर्गेनिक का एक तरीके से बेसिक्स का सेटअप कराऊंगा मैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर बताऊंगा, उसके बाद आइसोमेरिज्म बताऊंगा, उसके बाद इफेक्ट्स बताऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट्स क्या होता है, मतलब एक तरीके से सीक्वेंस से चलेंगे हम। अब 12th क्लास की केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं। 12th क्लास की केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी रहेगी, सबसे पहले सॉलिड स्टेट खत्म करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री करेंगे। मेटलर्जी चैप्टर कटवा दिया है लेकिन मेटलर्जी भी कर लेंगे अगर आप चाहें तो। उसके बाद हम कर मेटलर्जी आइसोलेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड मेटल। उसके बाद हम कहाँ आ जाएंगे, ऑर्गेनिक की बात कर लेता हूं। अब आप कह रहे होंगे इनऑर्गेनिक से आपको कितनी वो है, इनऑर्गेनिक में भी क्या करूंगा,
बहुत ज्यादा रूमर फैलाते हैं लोग। मैंने इनऑर्गेनिक के चैप्टर नहीं बताए, बहुत सोच रहे होंगे भैया, लेकिन मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक के थोड़ा सा बाद में। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल मैंने इसलिए बताया, वो बेसिक्स है तो वो मैं पहले पढ़ाऊंगा, और इनऑर्गेनिक को बाद में घसीट के ले जाऊंगा। अब आप ये मत सोचना कि इनऑर्गेनिक में कोई रियल लाइफ एग्जांपल ये बता ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई लिंक ही नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मेरा सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। अगर आप सपोर्ट करते हो तभी मेरा ये आगे चलेगा, नहीं तो कोई वो ही नहीं है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है। क्यों, अगर मैं सोचूं 5-10 मिनट में वीडियो बना के खत्म करूं एक टॉपिक पे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आध घंटे में तो रियल एग्जांपल का फील ही आता है कि है क्या चीज। मोल कॉन्सेप्ट है, मैं बता दूं, मोल 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। तो ये तो आप ही को पता है, आप मेरे चैनल पर टाइम बर्बाद क्यों करोगे। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। अगर आपको दिल पे लग रही है तो आप तुरंत डिसलाइक मारें या कुछ भी करें, मेरे चैनल को छोड़ के चले जाएं। मैं केवल और केवल आपको ये बता रहा हूं कि 5 या 10 मिनट में जो वीडियो बना रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, फालतू में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। मार्क्स ला सकते हो आप, ये नहीं कह रहा मैं मार्क्स नहीं ला सकते, मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आगे कुछ कर नहीं सकते। क्लियर। जो 1 घंटे 10 मिनट 2-2 घंटे तक खिंचेंगी अभी तो वीडियो मेरी, जो एक्चुअल में वही फील है। क्यों, क्योंकि 20-25 मिनट में तो गर्म होने में ही, जैसे इंजन गर्म होता है ऐसे कॉन्सेप्ट को गर्म होने में, फील लेने में ही चले जाते हैं, उसे समझाने में कि ये क्यों हुआ। जैसे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में बताया था, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन से पी एन ये आए क्यों, एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक क्यों आए, तो इन्हें बताने में ही एक तरीके से फील होता है। अब लोगों का पता ही नहीं है एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक आया क्यों सेमीकंडक्टर आया, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या कम थे जान खाने के लिए, क्यों क्या हुआ, तो ये समझना ही नहीं चाहते लोग। क्यों, क्योंकि इंडियन सिस्टम ही खराब है। क्लियर। लेकिन मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे रहेंगे क्या। तो मेरा सीधा सा रहेगा कि इन चैप्टरों को मैं कंप्लीट कराऊंगा आपके लिए अच्छे से, रियल लाइफ एग्जांपल से एक एक चैप्टर को डालूंगा। हर 3 या 4 दिन में मेरी वीडियो आएगी। जब भी मैं फ्री होऊंगा कोशिश करूंगा आपको एग्जाम ज्यादा से ज्यादा लाना। और मैं आपको ये और सोच रहा था थोड़ा 15 अभी जैसे मैंने वीडियो बना ली, तो मैं अपने नोट्स की क्या करूं, थोड़ा सा 1 या 2 या 4 मिनट में क्या करूं, एक और वीडियो लाके उन नोट्सों को क्या करूं, समराइज कर दूं पेज खोल खोल के। क्योंकि मेरे हैंड नोट रिटर्न्स हैं, मैं क्या करता हूं कॉन्सेप्ट को 1-1.5 घंटे के अंदर दे नहीं पाता। क्योंकि मेरा क्या है, एक तरीके से मैं आपको बता दूं, मेरा वीक पॉइंट ये है कि मैं लिखने या रटने पर फोकस नहीं करता, मैं समझने पे करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे लेक्चर में आप आओ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सुन सको। तो इसलिए मैं थ्योरेटिकली थोड़ा ज्यादा बोरियत महसूस करता हूं। वैसे तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अगर मैं क्या करूंगा उसे मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप्स के थ्रू डाल दूंगा, तो आप पॉज कर करके लिख सकते हो एक एक पेज को। वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, सब सारी कोचिंग वगैरह कितनी भी हैं उससे अच्छे। मैं ये नहीं बोलूंगा कोचिंग्स खराब है, भाई सिलेक्शन देती है, तो जो सिलेक्शन देता है वो तो एक तरीके से भगवान है। लेकिन मेरे नोट्स भी कहीं ना कहीं कम नहीं है, आप ला के देख सकते हो किसी से भी। मेरे फिजिक्स में मैं बात करूंगा तो मेरे हर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के द्वारा समझाया गया है। मैंने आईआईटी के भी क्वेश्चन डाले, पहले मैंने फील्ड डाला है उसके बाद क्वेश्चन डाले। क्लियर। तो ऐसे ही मेरी चलेगी। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आगे बढ़ा सकते हो, अगर नहीं चाहते हो डिसलाइक करो, और बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। पहली बात है, जो भी रटने के लिए अगर यहां पर आया है तो कृपया और नंबर लाने के लिए जो भी आया है तुरंत चैनल को रिमूव करके चले जाएं। क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, इंडियन सिस्टम को सही करना है, ना कि रटना। और लाइफ में अब लोग क्या सोचते हैं कि जॉब, अब मैं कहूंगा कि लोग क्या, आप कह रहे होंगे कि आप क्या, लेकिन मेरे नजरिए से क्या है, एक तरीके से अच्छा नागरिक वही बन सकता है जो क्या करे, अपने आप को या फिर पूरे देश को एक्सप्लोर करे। किसी के नमूने हैं आपको 2 से 4%, क्या अगर मैं 99% की बात करूं भाग दौड़ में लगे हुए हैं,
सब मोह माया है, आपको सभी को पता है, पैसा पैसा पैसा, सबको पैसा चाहिए कैसे भी आए, समझ रहे हो। अब यही कंडीशंस हैं। अब मैंने बोल दिया आपसे कि रटना है नहीं, समझना है। अगर समझना है तो आप टॉलरेट कर सकते हो मेरे साथ, अगर नहीं समझना है जा सकते हो। क्लियर। अब ये था मेरा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो चैप्टर को लेके आऊंगा, और मेरे कमेंट सेक्शन में आप डालना कि मैं केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी से किससे स्टार्ट करूं। क्लियर।